मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कहानियां हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें शिक्षा देती हैं कि कैसे जीवन को जीना है। जीवन में हमें ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना चाहिए और हमारा मेहनत ऐसा हो जो निस्वार्थ भाव से हो। मेहनत करते समय किसी लालच की भावना ना हो, क्योंकि लालच हमारा पतन करती है। कभी-कभी मेहनत करते-करते हम लालच में पड़ जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य करता है, सफलता भले देर से मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है कि कैसे वीरू को सफलता मिली और वीरू ने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया तो कैसे उसे जादुई तलवार मिली और रानी ने जो है लालच किया, जो राजकुमारी थी, तो उसे कैसे उसका फल मिला। जमींदार को भी उसका फल मिल गया। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। किसी राज्य की एक राजकुमारी थी। वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए चली जा रही थी और वो अपने भाई का पीछा करते हुए जा रही थी, क्योंकि उसका भाई दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो वो उसकी जासूसी करते हुए चली जा रही थी, लेकिन भाई अचानक कहाँ ओझल हो गया पता ही नहीं चला। खोजते खोजते राजकुमारी जो थी वो एक बीहड़ जंगल की तरफ चली गई। तो काफी देर हो चुका था, राजकुमारी को प्यास लग गई। तो इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर दूर बाद उन्हें देखा कि एक कुआं दिखाई पड़ा। तो राजकुमारी अपने घोड़े से उतरी और सोचा कि इस कुएं में जल होगा, इस जल का पान कर लिया जाए तो हमारी प्यास तृप्त हो जाएगी। रानी घोड़े से उतरकर उस कुएं की तरफ बढ़ी। जब उस कुएं की तरफ बढ़ी तो कुएं में झांक कर देखा तो देखा कि कुएं के अंदर तो सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी के जस्ट पास में ही एक जो है कोई जो है पदार्थ रखा हुआ है। लोहे का कोई पदार्थ था, रखा हुआ था। बड़ा सुंदर था, चमक रहा था, जैसे देखने में लगता था कोई हीरा मणि हो। तो रानी जो है राजकुमारी जो है उस सीढ़ी से अंदर कुएं में प्रवेश की। जब कुएं में अंदर प्रवेश की तो देखा वो जो पदार्थ था, जो लोहा था, चौकोर कोने का था, वो रखा हुआ था, चमक रहा था। तो रानी को थोड़ा सा लालच आया, उन्होंने छू कर उसे देखना चाहा। तो जैसे छुआ, वहां से आवाज आई, किसी स्त्री की आवाज आई। तो उसने कहा कि तुमने इस लोहे को क्यों छुआ? तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। मैं इस कुएं की रक्षक हूँ, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूँ। रानी ने कहा कि मैंने जिज्ञासा के नाते देखा, उसे छुआ। मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई थी और जिज्ञासा के कारण मैंने उसे छुआ। मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि भाई ये क्या है, क्या चीज है। तो उस रक्षक महिला ने कहा, मतलब अदृश्य होकर के, कि जो भी हो लेकिन तुमने छुआ है तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाई राजकुमारी, लेकिन वो नहीं मानी और थोड़ी देर बाद वह श्राप से ग्रसित हो गई राजकुमारी, और वो राजकुमारी अदृश्य हो गई। अब अदृश्य होकर के वो मैना बन गई। तोता मैना होते नहीं है, तो मैना बन गई। अब देखिए कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, अब दूसरी तरफ चलते हैं। रतनपुरा एक गांव था। वहां बीरू नाम का एक लोहार रहता था। लोहार जो है बड़ा मेहनती था और मेहनत करके जो है अपने लोहे का काम किया करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर लोहे का काम कर रहा था तो देखा कि मनोहर चाचा आ रहे हैं।
मनोहर चाचा को देखते ही उसने कहा कि चाचा, इस महीने तो मेरी आमदनी कम थी तो किराया नहीं हो पाया है, तो इस दुकान का किराया आप बाद में ले लीजिएगा। मनोहर चाचा मुस्कुराए, कहे बेटा मैं किराए के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, शाम को जल्दी जब घर जाना तो मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, मिलूँगा, कुछ ज़रूरी काम है। इतना कहकर मनोहर चाचा वहाँ से चले गए। उसने अपना काम समाप्त किया लोहार ने, लोहार वीरू जो था, और काम समाप्त करके जो है वो अपने घर गया। तो वो अपने घर अपनी बहन राधा के साथ रहता था। भोजन करने लगा, राधा से कहा कुछ बनाओ-वनाओ, राधा ने भोजन बनाया, भोजन कर रहा था। उसने सारी बात बताई कि वी मनोहर चाचा आए थे, मिलना चाह रहे थे। तो राधा ने कहा क्या काम, किस लिए? उसने कहा पता नहीं, अब आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ देर हुआ तो मनोहर चाचा आए। मनोहर चाचा चारपाई पे बैठे उसके सामने। मनोहर चाचा ने कहा बेटा, मेरे पास के गांव में एक मेरा दोस्त रहता है, उसका बेटा जो है, उसके बेटे से मैंने तुम्हारी बहन की शादी की चर्चा की थी, तो वो तैयार है। तो वो तो दहेज-वहेज कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बेटा फिर भी बारातियों के आने के लिए कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा ना। तो कुछ धन-वन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वीरू कहता है चाचा आप जानते ही हैं मेरे पास पैसा तो है नहीं। मुझे तो आपका किराया देने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे व्यवस्था करूँ? वो कहते हैं बेटा इतना तो करना ही पड़ेगा, बारातियों के लिए कुछ न कुछ। वीरू बड़ा चिंतित हो जाता है। मनोहर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। उसकी बहन भी बहुत चिंता में पड़ जाती है। वीरू कहता है बहन तुम चिंता न करो, मैं किसी न किसी तरह से व्यवस्था करूँगा तुम्हारी शादी के लिए। तो वीरू जो है, जब उस गाँव के एक जमींदार रहते थे, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था वो जमींदार। उस जमींदार के पास जाता है, जमींदार से विनती करता है कि जमींदार साहब मैं एक काम के लिए आया हूँ। जमींदार कहते हैं कहो। तो कहता है कि मेरी बहन है, आप जानते हैं उसकी शादी करना है, तो मुझे कुछ धन की आवश्यकता थी। तो जमींदार कहता है कि कुछ गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है? तो कहता है कि मैं जानते हैं कि मेरे पास एक दुकान है और कुछ तो है नहीं, फिर भी कुछ है तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए? जमींदार कहता है, तो कहता है कि मेरा वो घर है, उसके बदले मैं गिरवी रख सकता हूँ। जमींदार ने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहा वो घर कब हवा चले कब उड़ जाए क्या पता, भाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता कुछ, मैं तुम्हें कुछ धन नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा। बेचारा निराश होकर के वहां से चला गया। सारी बात वो अपनी बहन राधा से बताया। राधा ने कहा आपको भैया जमींदार के पास जाना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी शादी तो करूंगा ही अच्छे घर में। अब मैं जा रहा हूँ राज दूसरे पड़ोस के दूसरे राज्य में, और वहाँ शहर में लोहार का काम करूंगा। वहाँ सुनते हैं वहाँ अच्छा आमदनी होता है, और ज़रूरी है तुम्हारी शादी के लिए। बहन कहती है ठीक है भैया आप जाओ, मैं अकेले रह लूँगा, रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से चलता है और दूसरे राज्य में पहुँचता है तो देखता है कि एक बुजुर्ग जो है लोहा पीट रहा है। तो उससे कहता है कि चाचा मैं लोहे का काम अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। अपनी सारी मजबूरी बताता है तो चाचा को दया आती है। चाचा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन भाई रहने की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा, रहने की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ठीक है चाचा मैं रह लूँगा, मैं कहीं व्यवस्था कर लूँगा, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है। तो चाचा कहते हैं ठीक है अभी से लग जाओ। काम पर लग जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, चाचा प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस राज्य में जो है अकाल पड़ जाता है, मतलब चावल दाल नहीं रह जाता है। एक दिन चाचा आते हैं, कहते हैं कि बेटा ये लो पैसे, अब तुम अपने गाँव जाओ। तो वो कहता है वीरू लोहार
कि चाचा मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे निकाल रहे हैं? चाचा कहते हैं मैं निकाल नहीं रहा हूँ, इस राज्य में अकाल पड़ गया है, कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम्हें अकाल का पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम एक टाइम भोजन करते हो, तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। तो कहता है ये बात है। तो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, इसका मतलब अकाल मेरे गाँव में भी पड़ा होगा, मेरी बहन अकेली होगी, मैं जा रहा हूँ। वहाँ से वीरू चलता है, वीरू चला जाता है अपने गाँव रतनपुरा, तो वहाँ अपनी बहन को देखता है, बहन परेशान होती है, कहती यहाँ भैया कुछ खाने के लिए नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है और यहाँ जो तालाब बावड़ियाँ हैं, जहाँ पानी है, वहाँ ज़मींदार जो है दुष्ट है, वो ज़्यादा पैसा ले कर के तब पानी पीने को देता है और चावल दाल भी बहुत ज़्यादा दाम है। तो उसने कहा था बहन तुम चिंता ना करो, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं कहीं न कहीं से कुछ व्यवस्था करूँगा, यहाँ पानी नहीं मिलता है तो मैं जंगल में जाके लाऊँगा। तो वहाँ वो पानी और फल की तलाश में वो जो है जंगल जाता है। तो जंगल में जाता है तो देखता है कि एक बहुत खोजने पे उसे एक तालाब मिला, एकदम सुनसान। तो कहता है ये अच्छा है, यहाँ कोई नहीं आता है, यहीं से भर लेता हूँ पानी। वहाँ से पानी भर कर के वो आगे बढ़ता है, तो देखता है कि कोई आवाज़ आती है, तो एक मैना पक्षी रहती है, तो मैना पक्षी कहती है मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो वो उतरता है, वो जो है मटका रखता है अपना और मैना पक्षी को कहता है आप तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तो पानी पिलाता है, मैना बहुत प्रसन्न होती है, कहती है कि मैं इस राह में आने वाले सभी को चिल्लाती हूँ कि मुझे पानी पिलाओ और मुझे कोई पानी नहीं पिलाता। तुम बहुत भले व्यक्ति हो, जो इतना परोपकार का काम कर रहे हो। तो कहता है कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा है तो यहाँ पानी लेने आया था और सोचा कुछ फल ले लूँ अगर मिल जाए। तो मैना कहती है कि मैं बहुत अच्छी जगह जानती हूँ इस जंगल में, चलो वहाँ पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। मैना उसे लेकर जाती है और जो है वीरू लोहार वहाँ से फल तोड़ता है, फल तोड़कर चलने लगता है। मैना भी जो है उसके साथ चलने लगती है, तो उसके घर पहुँचती है। मैना सारी बात जो है लोहार राधा से बताता है, वो कहता है ये मैना आदमी की भाषा बोल बोल लेती है और ये मैना कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कार्य करूँगा, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूँगी। तो बहन कहती है कि मैना तुम क्या मेरे भाई के लिए ऐसा कुछ करने वाली हो? मैना कहती है मैं कुछ करूँगी। तो मैना कहती है वीरू से कि तुम जो है मेरे साथ चलो दोपहर को, मैं तुम्हें एक काम बताऊँगी, जिससे तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी। तो कहता है ठीक है। और मैना लेकर के उसको चलती है एक जंगल में। तो वहाँ उसी कुएँ के पास मैना जाती है, जहाँ वो रानी गई थी, कुएँ के पास, जो उसने छुआ था वो लोहा। तो मैना उस कुएँ के पास लेकर जाती है वीरू को और वीरू से कहती है कि इसके अंदर जाओ और एक लोहे का चौकोर ये रखा हुआ है जो, अंदर चलो और इसको उठा लो, इसको ले लो। कहता है ठीक है, वो लेकर के चलने लगता है। मैना कहती है कि मैं इसको क्या करना है, मैं कल दोपहर को बताऊँगी, इसको लेकर के अपनी दुकान पे चलो। वीरू कहता है ठीक है और दूसरे दिन वो अपने दुकान पे जो है लेकर उस जो है लोहे को लेकर जाता है। मैना वहाँ आती है और कहती है कि इसका तलवार बनाओ, इसका इसका तुम तलवार बनाओ, पीट करके इसका तलवार बना दो। कहता है ठीक है और पीट-पीट के बहुत अच्छा तलवार बना देता है। मैना कहती है बहुत अच्छा तलवार बनाया है और फिर दोनों घर आते हैं। मैना कहती है अब इसका क्या करना है मैं बताऊँगी, कल दोपहर को चलो
खेत की तरफ। कहता है ठीक है। मैना उसको ले करके खेत की तरफ चलती है। अब वहाँ चूँकि अकाल पड़ा हुआ था, पानी-वानी बरस नहीं रहा था, तो मैना वहाँ जो है जब खेत की तरफ जाती है तो मुखिया जी रहते हैं। मुखिया जी कहते हैं, "अरे वीरू भाई क्या हाल-चाल है? कहाँ आए?" तो मैना कहती है कि और ये तलवार लेकर क्या घूम रहे हो? तो वीरू कहता है, "जादुई तलवार है।" मैना कहती है, "हाँ, ये जादुई तलवार है।" तो वीरू उस तलवार को मैना कहती है, "इस तलवार को ज़मीन पे ऐसे गाड़ दो।" जैसे ही तलवार ज़मीन पर गाड़ता है वो वीरू, वैसे ही बरसात होने लगती है। खूब मूसलाधार बारिश होने लगती है। मुखिया बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, "बहुत अच्छा कार्य किया वीरू तुमने, बरसात नहीं हो रही थी।" अब धीरे-धीरे ये खबर जो है पूरे गाँव में फैल गई, अन्य राज्यों में फैल गई कि भाई वीरू के पास एक तलवार है, जो पानी भी बरसाती है, जो अकाल को दूर करती है। एक दिन मुखिया उसके घर आए, वीरू के घर मुखिया ने कहा कि बगल के गाँव में पानी नहीं बरस रहा है और वहाँ के मुखिया मुझसे कह रहे हैं। वीरू कहता है, "ठीक है, मैं चलूँगा।" तो वीरू निस्वार्थ भाव से जहाँ-जहाँ पानी नहीं बरसता था, जहाँ गरीबी भुखमरी थी, वहाँ जाकर के तलवार गाड़ता है, पानी बरसने लगती है। कोई पैसा नहीं लेता, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो एक दिन जो है जो ज़मींदार को ये बात पता चलती है कि भाई इसके पास तलवार है और जो है उस तलवार से वर्षा होती है। तो तो इसके ज़मींदार के अंदर लालच आ जाता है। कहता है तलवार को कैसे ले लिया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए? तो जाता है वीरू के पास, वीरू से कहता है, "वीरू, इस तलवार से तुम बहुत अच्छा धन कमा सकते हो।" वीरू कहता है, "म ज़मींदार मुझे समझाओ मत, यहाँ से निकल जाओ, मुझे लालच में नहीं पड़ना है।" मुखिया वहाँ से चला जाता है। मुखिया के अंदर लालच था ज़मींदार के अंदर लालच था, ज़मींदार वहाँ से चला जाता है। ज़मींदार के अंदर लालच था कि कैसे जो है इस तलवार को प्राप्त किया जाए। एक दिन उसी राज्य का राजा विक्रम का लड़का जो था, वो ज़मींदार से के पास आता है, ज़मींदार सारी बात बताता है। तो राजा विक्रम का लड़का बड़ा दुष्ट था। मैना जो है वहाँ बैठ कर के सारी बात सुनती है। कहता है कि ज़मींदार कि उसके पास तलवार है, वीरू के पास, उस तलवार को हमें चुराना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं चुरा नहीं सकता हूँ, लोग मुझ पे शक करने लगेंगे। आप राजकुमार हैं, आप चुरा सकते हो। राजकुमार कहता है ठीक है। मैना यह बात सुन जाती है और वह जो है वीरू के पास जाती है और बताती है कि ये जो इस राज्य का जो राजकुमार है विक्रम, वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो बहुत लालची है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो हाँ, तुम क्या करो यहाँ से छोड़ दो जगह, बदल दो। अब तुम ऐसा करो कि राजा विक्रम के दरबार में जाओ और चूँकि उनके राज्य में सूखा भुखमरी है, वहाँ राजा से कहो कि जो है मैं जो है तलवार के द्वारा बरसात कराऊँगा। तो इस तरह राज्य में तुम्हें शरण भी मिलेगी। कहता है ठीक है। तो जब राजा के पास जाओगे तो राजा जब तुम्हारी बात सुनेंगे, समझेंगे, तो ये जो राजकुमार है, राजा का जो बेटा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। वीरू, मैना और राधा चलती हैं राज दरबार में। वीरू कहता है राजा विक्रम से कि महाराज आप परेशान ना हो। आपके यहाँ अकाल पड़ा है तो मैं अपने तलवार से बारिश कराऊँगा। राजा कहता है कि बहुत लोग आए, साधु संत महात्मा आए, पानी नहीं बरसा, तुम ऐसा क्या कर इस तलवार में क्या ऐसा जादू हुआ कर देगा? कहता है महाराज आप विश्वास रखिए। राजा, मैना, राधा, वीरू और सैनिक सब बंजर भूमि की तरफ जाते हैं। वहाँ जो खेत रहता है, वहाँ खेत की तरफ जाते हैं। तो वीरू जो है अपना तलवार गाड़ता है, पानी नहीं बरसता। राजा कहता है ये क्या? तुमने तलवार गाड़ा लेकिन पानी नहीं बरसा, हमें झूठ मूर्ख बनाते हो। लेकिन तभी तलवार ने चमत्कार किया और वो ज़मीन जो है हिलने लगी और ज़मीन धँस गई। तो राजा और सब लोग जो है ज़मीन फटी तो ज़मीन के अंदर गए।
तो देखा एक तह ज़मीन के अंदर एक तहखाना था, वहाँ खूब सारा धन-वन पड़ा हुआ था, राशन-वाशन। सिपाही पहचान गए, सिपाही कहे ये वही हम अपना ही धन है महाराज। तो तलवार ने वहीं से बोला, तलवार से आवाज़ आई कि राजा विक्रम, ये जो आप देख रहे हैं सब धन, ये आपके बेटे राजकुमार और वो जमींदार ने मिल करके चुराया है, चुरा के यहाँ रख दिया है। इसलिए आपके राज्य में भी और परेशानी बढ़ गई है। राजा सुनता है ये सब बातें। तो उस समय जो मैना थी, अब चूँकि मैना फिर क्या, मैना अपने असली रूप में आ जाती है। उसी समय मैना का उद्धार हो जाता है। वो जो मैना पक्षी थी, मैना अपने असली रूप में आ जाती है। राजा देखता है, कहता है अरे तुम तो मेरी बेटी हो, तुम खो गई थी और आज तुम मुझे मिल गई। तो सारी कहानी बताती है, कहती है कि मैं, मेरे जो भाई हैं, आपके जो पुत्र हैं, ये बड़े लालची हैं और ये जो है जमींदार के मित्र हैं, बराबर जमींदार से मिलने जाया करते हैं। तो मैं उनके गलत कार्यों को देखने के लिए गुप्तचरी कर रही थी, जासूसी कर रही थी। तो एक दिन मैं उनका पीछा करते हुए पिताजी जंगल की तरफ गई। तो मैंने देखा कि ये, मुझे प्यास लग गई थी तो मैं कुएँ के पास गई और कुएँ से जो है एक लोहा चमक रहा था, उसे मैंने छू लिया था। तो वहीं मुझे श्राप दे दिया था, उस कुएँ के जो रक्षक थीं, उन्होंने श्राप दे दिया था कि जो है तुमने चूँकि इसे उठाया इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो इसलिए मैं पक्षी बन गई। लेकिन उसने उद्धार का भी उपाय बताया था। उसने कहा कि था कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति इसका तलवार बनाएगा और तलवार बना कर के कुछ अच्छा कार्य करेगा ये, तो इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज मेरा इसी तलवार की वजह से, वीरू की वजह से मेरा उद्धार हो गया। राजा जाते हैं अपने दरबार में, वीरू और सबको लेकर के। राज राज दरबार लगा हुआ था। राजा सैनिकों से कहता है कि राजकुमार और जमींदार को बुलाओ। राजकुमार जमींदार को बुलाया जाता है और कहता है राजा तुमने गलत कार्य किया है। कहता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो कहता है तुम अपनी, राजा कहता है तुम अपनी बहन से पूछो। बहन उसे बताती है कि तुमने ऐसा ऐसा किया। उसका मुख शर्म से गिर जाता है। राजा आदेश देते हैं कि इन दोनों को जो है कारागार में बंद कर दिया जाए। दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाता है। इस तरह से कारागार में बंद कर दिया जाता है। और जो लोहार था, राजा घोषणा करते हैं कि इस लोहार से जो है मेरी बेटी की शादी होगी। तो उस लोहार से जो है राजा अपनी पुत्री की शादी कर देता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है इतना ईमानदार मुझे कोई नहीं मिलेगा। और वही जो है बाद में राजा बन जाता है। वो लोहार बाद में राजा बन जाता है। राजा कहता है मेरे पुत्र तो बेकार है, यही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक है। तो आज की कहानी यही बताती है कि अगर आप परिश्रम करेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो आपको सफलता अवश्य उस लोहार की तरह प्राप्त होगी। लोहार ने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया, तो वह ईमानदारी के बल पर एक दिन राजा बना। राजकुमारी ने लालच किया था, तो लालच के नाते जो उसे श्रापित होना पड़ा। और जमींदार और जो है राजकुमार ने लालच किया, अपने देश के प्रति अनिष्ठा व्यक्त की, अपने देश के प्रति गद्दारी की, इसलिए उनका पतन हुआ और उन्हें कारागार में रहना पड़ा। तो आज की कहानी हमें बहुत कुछ बताती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसे सुनिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। ऐसी कहानियाँ मैं लेकर के आता रहूँगा। आपसे सविनम्र निवेदन है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे और अच्छा लगेगा और प्रेरणा प्राप्त होगी। तो इतनी लंबी कहानी को सुनने के लिए, समझने के लिए हम सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं। सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।